हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं कि यह मानव समाज के लिए ही नहीं अपितु पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही पर्यावरण को इससे बहुत अधिक हद तक नुकसान हो सकता है। ऐसी ही चौंकाने वाली खबर एक बार फिर सामने आई है और यह आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसे मुद्दों में आंसर राइटिंग के तहत इसको अप्लाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक ऐसी एक्टिविटी बन गई है जो कि समय से पूर्व घटनाओं को प्रेरित करती है और ये समय से पूर्व होने वाली आपदाएं या फिर घटनाएं डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती हैं यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी के लिए, जो कि हानिकारक साबित होती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एक स्थान है जो कि जाना जाता है अपने फॉरेस्ट फायर के लिए। फॉरेस्ट फायर होना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही डालता है संबंधित क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी पर। हाँ, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, उनके बारे में यदि हम डिस्कस ना करें तो भी चलेगा क्योंकि फॉरेस्ट फायर जिस भी एरिया में माना जाता है, जिस भी एरिया में होता है, कहा जाता है कि वहां के जीव जंतुओं के लिए यह एक प्रकार से आनुवंशिकी विकास की दर को बढ़ाने का काम करता है। शायद आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में देखा भी होगा कि किस प्रकार से फॉरेस्ट फायर संबंधित क्षेत्र में पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। आज के इस वीडियो पर यदि हम डिस्कस करें तो ये जो मेरे पीछे आप फोटो देख पा रहे हैं, यह कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं है। शायद आप इसके इमेज से समझ पाएं कि यह एक बंदर की इमेज है। वह बंदर जो कि इस फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी में जलकर राख हो गया है और इसको उठाया गया है एक हाथ में। कैसे यह घटना इतनी विध्वंसक हो गई है और कैसे यह घटना जो कि जुलाई माह में आती थी उससे पूर्व आई, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पूर्व आने पर यह और लंबे समय तक चल रही है और इसके कारण यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी खतरे में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यह क्षेत्र है पेंटानल और यह पेंटानल की जो सीमा है यह लगती है बोलीविया से। दैट इज ये है हमारा बोलीविया वाला सेक्शन। बोलीविया के पश्चात ये आता है हमारा पैराग्वे वाला सेक्शन और ये मेनली सिचुएटेड माना जाता है ब्राजील वाले सेक्शन में। इज दैट क्लियर? इनके मध्य में यह जो 42 मिलियन हेक्टेयर की भूमि है इसको कहा जाता है एक्चुअल में पेंटानल क्षेत्र और यह जाना जाता है अपने उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों के लिए। इतना ही नहीं कि यह जो पेंटानल है यह पूरे वर्ल्ड में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है आर्द्र भूमि क्षेत्रों की श्रेणी के लिए, यानी कि जो वेटलैंड एरिया होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इन्हें हिंदी में आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि क्षेत्र है और साथ में ये वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्द्र भूमि क्षेत्रों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र का लगभग 3% एरिया ये कवर करता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है और एक संदेह की बात यह हो जाती है कि यहां पर यह इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसको केवल और केवल इसके 5% एरिया को ही संरक्षण प्रदान किया गया है और कहीं ना कहीं मानव ने अपनी गतिविधियों से जहां पूरे विश्व में आपदाओं को जन्म दिया है उन्हीं में से एक आपदा आपको आज इस पेंटानल क्षेत्र में देखने के लिए मिल रही है। जो खबर है ये इंडिया टुडे से है। इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने ब्राजील के आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जो प्रारंभिक आग थी अर्थात फॉरेस्ट फायर की जो प्रारंभिक कंडीशन थी इसको बढ़ाया है और यह लंबे समय तक चल रही है और जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह घटना और भी ज्यादा बदतर हो सकती है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट मानव पर ही नहीं अर्थात ह्यूमन पर ही नहीं अपितु यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी पर भी देखने के लिए मिल सकता है। देखिएगा कि आपके लिए मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि स्टडी IQIAS के P2I बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं जो कि बेसिकली प्रतिज्ञा 2.0 बैच हैं। यदि आप इनसे ज्वाइन होना चाहते हैं, इनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अंतिम मौका है। याद रखें कि आज रात 12 बजे एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस होती हैं, 8 से 11 इसमें क्लासेस होती हैं और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो टेक्निकलिटी में ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। कारण यह है कि आप
मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2025 यदि आपका यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना है और साथ में 2026 में लबासना में ट्रेनिंग करने का आप सपना पाल रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 का यदि आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो सबसे बेनिफिशियली बात यह रहेगी कि आपकी यह फीस रिफंड कर दी जाएगी, जो भी फीस आप एकेबी लाइव कोड के साथ यहां पर देने वाले हैं। और 1 ईयर की जो मेंबरशिप है यहां पर ऐड होगी। इसके अंतर्गत SIM प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम जिसको हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें शामिल होगा। और जितना भी एक्सपेंडिचर आने वाला है आपकी मेंस की प्रिपरेशन का, वो स्टडी IQIS हिंदी अपने खर्चे पर कराएगा। पहली बात। सेकेंड बात कि यदि आप इसका डेमो देखना चाहते हैं कि भाई पेड क्लासेस कैसी होती हैं, इसमें किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, क्या पेड क्लास में डाउट सेशन होता है यानी कि डाउट लिए जाते हैं, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाला है कि कल अर्थात 22 अगस्त को शाम 6 बजे से 9 बजे तक मनीष श्रीवास्तव सर की, आई थिंक आप इनको जानते होंगे कि ये इंडियन एक्सप्रेस को कवर कराते हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ, सुबह 7 बजे, है ना। तो ये इनके द्वारा एक क्लास लाई जा रही है साइंस एंड टेक की, आप इसको भी देख सकते हैं। ये आपकी एक डेमो क्लास है जो कि कल आने वाली है। टाइम याद रखिएगा, यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 बजे से 9 बजे तक ये चलने वाली है। चलिए वापस से आते हैं हम यहां पर। यदि आप देखें तो ये इस न्यूज के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई यदि आप पेंटानल को देखेंगे, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। यदि आप इस एरिया को देखते हैं तो ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र भी है, थोड़ा सा गर्म भी है। कारण क्या है कि यदि आप इस एरिया को देखें तो यहां से आपको पास होती हुई मिलती है, दैट इज इसको नाम दिया जाता है इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा। ऊपर से गुजरती है मैक्सिको के समीप से कर्क रेखा, और जब आप नीचे आते हैं तो नीचे से यहां गुजरती है मकर रेखा। अर्थात यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आता है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी होना सामान्य है, अर्थात यह लाजमी है। परंतु यहां पर चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि जो जुलाई माह में आग फैलती थी यह मई माह के अंत में फैल गई है, और यह एक असामान्य घटना है। यानी कि यहां पर फॉरेस्ट फायर होना और लंबी अवधि तक इसका चलना, यहां के जो जीव जंतु हैं और यहां पर पाए जाने वाले जो कशेरुकीय जीव हैं, इनको बहुत हद तक इसने प्रभावित कर दिया है। बात करते हैं यहां पर पाए जाने वाले जीवों की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी जीव लिखे हैं जिनमें से जैगवार, दलदलीय हिरण, इवन एनाकोंडा जिसको हम बहुत ही ज्यादा विशालकाय सर्प मानते हैं, यहां पर निवास करता है। बेसिकली यदि आपने अमेजन जंगल के बारे में कभी सुना हो कि अमेजन घाटी के आसपास जो फॉरेस्ट एरिया या फिर जो फॉरेस्टिफाइड एरिया आपको दिखाई देता है, उस पूरे रीजन में ये जीव जंतु दिखाई देते हैं। और यहां पर मछलियों की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियां, और साथ में 2500 से अधिक जलीय पौधों की प्रजातियां हैं। यदि यह एक्टिविटी ऐसे ही चलती रही तो ये सभी प्रजातियां नष्ट होने का खतरा है। और हो ना हो, हर प्रजाति का, हर स्पीसी का एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके तहत वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा एनवायरमेंट को सुगम बनाने में, एनवायरमेंट चक्र को या फिर चाहे वो पारिस्थितिकी चक्र हो, उसको सुगम बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट्स ने, विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर स्टडी भी की, और स्टडी में यह पाया कि इसका केवल और केवल एक कारण है कि यह जो पहले फॉरेस्ट फायर हो रहा है, इसका एक मेन रीजन है मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन, अर्थात जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, और साथ में वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से खतरा है, तो जरा समझने का प्रयास करें कि मानव एक्चुअल में जितने भी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, जितने भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, इनका डायरेक्टली इंपैक्ट आप पाते हैं कि एनवायरनमेंट पर होता है। मानव जिन ग्रीन हाउस गैसों को निकालता है, उत्सर्जित करता है, ये ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में जाकर पृथ्वी से होने वाले विभिन्न प्रकार के विकिरण को पृथ्वी तक ही सीमित रखती हैं, ना कि ये अंतरिक्ष में वापस भेज देती हैं। और जब ये अंतरिक्ष में वापस नहीं जाता तो अगले दिन वापस से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जब यह निरंतर क्रिया चलती है तो पृथ्वी का जो ऊष्मन है,
यह बढ़ जाता है। और जब पृथ्वी का ऊष्मन बढ़ेगा तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट ह्यूमन पर तो आएगा ही, साथ में इन फॉरेस्ट एरिया जो कि पृथ्वी के लिए लंग्स का काम करते हैं, किडनी का काम करते हैं, इन पर भी पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कि सर इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिसको मानव कंट्रोल करना चाहता तो है परंतु अपनी लालसा के कारण यह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, का डायरेक्ट इंपैक्ट इन एरियाज में देखा जा रहा है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 42 मिलियन एकड़ की भूमि ये कवर करते हैं। और हां, सबसे बड़ी बात कि इसका जो एरिया है यह इंग्लैंड से भी ज्यादा है। जरा आप गैस करें, जरा आप अंदाजा लगाएं कि यूरोप में एक नेशन है, एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड, इसके एरिया से भी ज्यादा इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। अर्थात यह है हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलीविया, पैराग्वे और ब्राजील में यह फैला हुआ है। साथ में यह बात मैंने भी आपको बताई कि 3% एरिया यह कवर करता है और 5% एरिया इसका संरक्षित है। यहां पर अब यदि मैं आपको बताता हूं कि फॉरेस्ट फायर क्यों आवश्यक हो जाता है, यह तो बात हुई कि भाई यह एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे किया जाए यह मानव के हाथ में है। अब हर मानव तो जाकर प्रयास नहीं कर सकता, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूट एक्चुअल में हमें बताते हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आर्द्रभूमि क्षेत्र में आग लगना ये और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाता है, क्योंकि ये आर्द्रभूमि क्षेत्र एनवायरमेंट में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। याद रखें कि आर्द्रभूमि क्षेत्र होते क्या हैं, तो जरा इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। जितने भी ऐसे वाटर बॉडीज हैं, जैसे हाई वाटर लेवल बॉडीज होती हैं, जैसे लेक्स हो जाती हैं, लाइक यदि मैं यहां पर नोट डाउन करना चाहूं तो जितने भी लेक्स हैं, है ना, अब चाहे ये बड़ी झीलें हों, चाहे छोटी झीलें हों, चाहे मध्यम वर्गीय झीलें हों, यानी कि इसमें जो वाटर की कैपेसिटी है वो चाहे लो हो, चाहे हाई हो, चाहे एवरेज हो, और साथ में यदि मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पर ग्राउंड वाटर अर्थात भूमिगत जल का भी परसेंटेज अच्छा खासा है और इसका महत्वपूर्ण शोधन भी आपको उपयोग भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो यह सभी एरिया किसमें शामिल किए जाते हैं? आर्द्रभूमि क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जो संस्था कार्यरत है, याद रखिएगा, यह संस्था है रामसर कन्वेंशन। ये वर्ल्ड में आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। भारत में यदि आर्द्रभूमि क्षेत्रों की हम बात करें तो आज वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या लगभग 85 के समथिंग है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि जो अभी रिसेंट में आर्द्रभूमि क्षेत्र ऐड किए गए हैं यहां रामसर कन्वेंशन की साइट में, वे आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन से हैं। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कि ऐसे सभी आर्द्रभूमि क्षेत्र जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये रामसर कन्वेंशन उनके लिए एक रिकॉर्ड जारी करता है जिसको कॉल किया जाता है एक्चुअल में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी वर्तमान में भारत के 2 क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात इनको बहुत अधिक मात्रा में संरक्षण की आवश्यकता है। अर्थात इन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया, इन्हें कंजर्व नहीं किया गया, तो आने वाले समय में जो हमारी आने वाली संतति है, हो सकता है कि इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों को ना देख पाए। और ये 2 क्षेत्र आते हैं। पहला तो है लोकटाक झील, जिसको आप लोकेटेड मानते हैं कहां पर? मणिपुर राज्य में। और दूसरा है केवलादेव झील, जिसको आप लोकेटेड मानते हैं बेसिकली राजस्थान वाले रीजन में। आर्द्रभूमि क्षेत्र का मतलब केवल और केवल ये नहीं होता कि ये दलदलीय क्षेत्र हो, यहां पर पानी बहुत ज्यादा हो और यहां पर साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन, यानी कि कुल मिलाकर प्रवासी और निवासी पक्षियों का आवास हो। आर्द्रभूमि क्षेत्रों के अंतर्गत आप फॉरेस्ट एरिया भी शामिल कर सकते हैं, चाहे वो सदाबहार वन हो, चाहे वो पर्णपाती वन हो, चाहे वो घास के मैदान हो, चाहे वो मैंग्रोव वन हो। यहां पर एक एक कैटेगरी मैंने बताई है कि चाहे वो सदाबहार वन हो, पर्णपाती, घास के मैदान या फिर मैंग्रोव वन, बस ज्योग्राफिकली वो महत्वपूर्ण होने चाहिए, तो आप उनको आर्द्रभूमि क्षेत्रों में शामिल कर सकते हैं। और यदि इनको खतरा है तो खतरे के लिए यदि इनको खतरा होता है तो रामसर कन्वेंशन इनको बाहर निकालने के लिए और इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए समय समय पर कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इन्हीं में से एक क्षेत्र आपको याद रखना है जो कि भारत के गुजरात वाले रीजन में आता है, बन्नी घास के मैदान।
और यदि बात की जाए इन बन्नी घास के मैदानों की, तो बेसिकली ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पैंटानल के बारे में बताया कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, आर्द्र शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही ये बन्नी घास के मैदान हमारे लिए ज्योग्राफिकली इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु हाँ, हमारे यहाँ एक ऊंट पाए जाते हैं जिनको कॉल किया जाता है खराई कैमल या फिर खराई ऊंट, और ये खराई ऊंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ये तैरने वाले ऊंट हैं और इन तैरने वाले ऊंटों का प्रयोग किया जाता है भारत में नमक उत्पादन के लिए मेनली, और इनका जो मुख्य भोजन है ये है मैंग्रोव वन और साथ में ये बन्नी घास के मैदान। ये इनको भी संरक्षण की आवश्यकता है, परंतु याद रखें कि अभी वर्तमान में संरक्षण दिया नहीं गया है, परंतु देने की बात अवश्य चल रही है कि किस प्रकार से इन बन्नी ग्रासलैंड एरिया को या फिर इन बन्नी घास के मैदानों को संरक्षित किया जाए। याद रखिएगा कि यदि इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, और यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो इस ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ यदि डाउट होता है तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, अर्थात यहां पर चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप मुझे मेंशन करें, मुझसे डाउट पूछें, मैं आपके डाउट्स का आंसर अवश्य दूंगा। एक स्पेसिफिक टाइम पर मैं इसमें ऑनलाइन आता हूं तो मैं आपके डाउट्स का आंसर अवश्य इसमें देता हूं। यदि चैनल ना मिले तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी एक बार आप इसमें ऐड करके देख लीजिएगा। आपका फर्ज यह बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन यानी कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को रोकने के लिए जो प्रयास संस्थाएं कर रही हैं उसमें इवन यदि आप हाथ नहीं बटा सकते हैं तो कम से कम एक यूपीएससी एस्पिरेंट होते हुए और साथ में पर्यावरण का महत्व जानते हुए कम से कम इतना प्रयास किया जाए कि हम हानि तो ना पहुंचाएं पर्यावरण को, तो जिससे आने वाले समय में जो हमारी संततियां हैं वो ऐसे क्षेत्रों को देख पाएं कम से कम। नहीं तो वह समय दूर नहीं होगा जब यह पूरे क्षेत्र हमारी पृथ्वी से पूर्णतः गायब हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप इसके नोट्स भी मेकिंग कर सकते हैं और मुझे मुझे भेज सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।